अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चेंज क्या होता है? कोई भी चेंज चाहे वो फिजिकली हो रहा हो या फिर केमिकली हो रहा हो तो वो चेंज कहलाता है और ये हमारे इर्द गिर्द हर वक्त हो रहा होता है। ठीक है, तो अभी नीचे कुछ आपके सामने पिक्चर्स हैं, इनकी तरफ हम बाद में आएंगे, बाद में समझेंगे कि अगर हम आग जला रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, बर्फ़ मेल्ट हो रही है, तो ये कौन सी होगी, फिजिकली चेंज हो रहा है या फिर केमिकल चेंज हो रहा है। तो उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। तो उसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं, देन फिर आपको ये समझ आ जाएगा। तो चेंज है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड है, एक है फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज। तो इनका डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ फिजिकल चेंज। अब कोई भी चीज़ जो फिजिकली चेंज हो रही है वो क्या है, अब उसको स्टडी करते हैं। जब हम किसी भी एक मेटल को द कैन इज़ स्टिल अ कैन, जैसे अभी कोई भी मेटल की चीज़, अभी हमने यहाँ पे डायग्राम देखी, दिस कैन, तो पाँव रखा है या इसको हाथ से इसको क्रैश कर दिया, तो अब वो कह रहे हैं लेकिन वो उसकी शेप तो चेंज हो गई है, लेकिन वो कैन थी, कैन है और कैन ही रहेगी, उससे वो चेंज नहीं हो रही। इट इज़ स्टिल मेड ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स, जिससे वो बनाई गई है, जौन से मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल किए गए हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे, बस जस्ट उसकी शेप चेंज हुई है। सो ओनली द शेप ऑफ द कैन हैज़ चेंज। तो क्या चेंज हुई है? सिर्फ शेप चेंज हुई है। सो ये उसकी ये क्या है, ये फिजिकल चेंज कहलाएगा। जैसे कि एक आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, बर्फ़ है, बर्फ़ मेल्ट हो रही है, एनर्जी इज़ एडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड टू द लिक्विड। अब एक एनर्जी उसमें ऐड हो रही है कि हमारी पहले सॉलिड था, बर्फ़ क्या होती है, सॉलिड होती है, तो उसमें वो एनर्जी लगी कि सॉलिड से उसने पानी बना दिया, वो लिक्विड में आ गया। हाउएवर अब हम ये बोलेंगे कि ये तो केमिकल चेंज हुआ क्योंकि ये पानी था और इस चेंज हो गया सॉलिड से लिक्विड। नो, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज होगा क्योंकि जो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी जिस चीज़ से बना था उसी से बर्फ़ बना और वहाँ से ही दोबारा से वो मेल्ट हो गया। तो जो पानी जो मॉलिक्यूल्स उसमें थे वो उसमें हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। तो ये चेंज नहीं होगा। तो वो ये सारी कहलाएंगी फ़िज़िकल चेंज। ठीक है, अब इसमें 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हमें पता चलेगा कि फ़िज़िकल चेंज क्या होता है। इसमें कोई भी एक नया सब्सटेंस ऐड या नहीं होता या नहीं नया सब्सटेंस नहीं बनता। एनर्जी इज़ नॉट ऑलवेज़ गिवन आउट और टेकन इन। इसमें हम एनर्जी को ना ही अंदर ले, ऑलवेज़, हमेशा, कभी भी नहीं लेकर जा सकते और ना ही बाहर निकाल सकते हैं। सो द चेंज इज़ यूजुअली वेरी इजी टू रिवर्स। ये चेंज जो हो रहा है इसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। अब जैसे आइस हमने मेल्ट की थी, उसको हम दोबारा हम बर्फ़ बना सकते हैं। तो ये इजीली काम हो सकता है। सो आपको ये पता हो जो भी फिज़िकल चेंज है उसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये फिज़िकल चेंज हुआ कि उसके मॉलिक्यूल स्टिल वही रहेंगे, बस उसकी शेप चेंज होगी और उस शेप को हम दोबारा भी सेट कर सकते हैं। साथ ही साइड बॉक्स है वो देख लो। लिक्विड वाटर कैन चेंज इनटू स्टीम। व्हेन स्टीम कंडेंस इट टर्न बैक इनटू वाटर अगेन। जो पानी होता है भाप बन के उड़ जाता है, होता तो वो पानी है ना, तो वो जो भाप बना, जो स्टीम हुई, उसको कंडेंस करेंगे तो उसको वापस हम पानी बना सकते हैं। सो ये भी एक एग्जांपल है आपकी फ़िज़िकल चेंज की। ठीक है, आई होप आपको फ़िज़िकल चेंज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो कि ये है क्या। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? हैपन व्हेन द एटम इन मॉलिक्यूल्स सेपरेट एंड ज्वाइन अप विद अदर एटम। मॉलिक्यूल्स में जो एटम होते हैं वो अलग हो जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स भी अलग हो गया और एटम भी अलग हो गए। वो जो एटम थे वो फिर जाके दूसरे एटम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। ये कहलाती है केमिकल चेंज। इससे क्या होता है? इससे पूरा का पूरा एक नया मॉलिक्यूल्स दोबारा बनता है। दोबारा बता रही हूँ, एक एटम जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है वो सेपरेट हो जाता है और किसी दूसरे एटम के साथ जाके, या मॉलिक्यूल्स दूसरे एटम के साथ जाके अटैच हो जाता है, जिससे एक हमारा एक नया मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अ न्यू सब्सटेंस ऑल टुगेदर। इससे हमारी एक नई चीज़ या नया सब्सटेंस बनता है। मतलब ये कि इसमें हम न्यू चीज़ बना सकते हैं, नए सिरे से कोई चीज़ बनाएंगे। हमने फ़िज़िकल में पढ़ा था कि वहाँ पे हम कोई भी नई चीज़ उससे नहीं बना सकते, बट इसमें क्या हो रहा है, जो एटम है मॉलिक्यूल्स के अंदर वो अलग हो जाएंगे, वो दूसरे एटम्स के साथ जाके ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे हमारा एक नया मॉलिक्यूल बनेगा। सो बर्निंग, अब उन्होंने एक एग्जांपल दिया, पीछे डायग्राम भी हमारे पिछले पेज पे है कि जो एक टोस्ट है वो बर्न हुआ हुआ, जला हुआ है। ठीक है, बर्निंग टोस्ट चेंज द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। उसने पूरा का पूरा ब्रेड हमारा चेंज कर दिया, वो ब्लैक हो गया, जल गया। तो अब मुझे आप लोग ये बताएं कि जो जला हुआ टोस्ट है क्या वो दोबारा से वही फ्रेश ब्रेड बन सकती है? नहीं बन सकती। सो ये कहलाएगा केमिकल चेंज, और दोबारा अपनी असल फॉर्म में ना आ सके, वो केमिकल चेंज कहलाता है। जैसे कि अभी हमने फ़िज़िकल चेंज का पढ़ा था, पानी की एग्जांपल पढ़ी थी कि पानी बर्फ़ बन सकता है, बर्फ़ पानी दोनों आपस में रिवर्स हो सकते हैं। अब ये जो एक दफ़ा हम लोग जल गया, टोस्ट हमारा जल गया, दोबारा हम उसको सही नहीं कर सकते। सो ये कहलाएगा केमिकल चेंज।
it is impossible to change it back to the bread. Once a fuel has been burned, it is impossible to get it back again. उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जब हम एक फ्यूल को जला देते हैं तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम उसको दोबारा से बना लें फ्यूल, या अगर हम एक पेज को जला देंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू हम लोग उसको दोबारा से एक नया पेज बना लें। ये इम्पॉसिबल, ये नहीं कर सकते। सो वो चीज़ जो इम्पॉसिबल है, जो अगर एक दफ़ा हो ख़राब हो गई, उसको हम दोबारा नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हमने क्या पढ़ा था, वो वापस रिवर्स हो सकती है, उसको हम उसी हालत में ला सकते हैं। लेकिन उसमें क्या आता है, कोई भी नया सब्सटेंस ऐड नहीं बन रहा था या नहीं ऐड हो रहा था। इसमें क्या है, नया सब्सटेंस बनेगा, नई चीज़ बनेगी, पुरानी चीज़ जल गई है, ख़राब हो गई है, तो उसको हम दोबारा से ही नहीं कर सकते। अब एक एग्जांपल उन्होंने ये भी दी है अंडे की। हमने एग फ्राई कर दिया। अब खुद सोचो, आप एक दफ़ा हमने अंडा डाल दिया, ठीक है, पैन में, तो क्या दोबारा उसको आप उसी शेप में, अंडे की शेप में वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते। इट इज़ एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। सो ये था। और जिस तरह हमने फिजिकल चेंज के कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं ना कि वो रिवर्स हो सकता है, उससे नई कोई चीज़ नहीं बन सकती। इसमें ये है कि वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इससे एक नई चीज़ बन सकती है। एनर्जी इज़ गिवन आउट और टेकन इन, इससे एनर्जी आउट भी हो सकती है और अंदर भी आ सकती है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिवर्स। लेकिन यहाँ मुश्किल, डिफ़िकल्टी क्या है, ये तो इम्पॉसिबल है। कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो गई है तो उसको हम सही दोबारा नहीं कर सकते। सो ये थी आपकी केमिकल चेंज की। अब इनका डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी आएगा, ये आप लोगों ने याद रखना है कि फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था, इसमें नया सब्सटेंस बन रहा है। इसकी एनर्जी इज़ नॉट ऑलवेज़ गिवन आउट, इसकी नहीं जा रही, इसकी जा सकती है। ये रिवर्स हो सकता है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवर्स। सो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। अभी जो पीछे तस्वीरें थी ये वाली, जैसे खाना पक गया, ठीक है, इसमें मसाला सब कुछ हमने डाल दिया, तो ये केमिकल चेंज होगा या फिजिकल चेंज होगा? ये केमिकल चेंज होगा, क्योंकि खाने को हम अलग अलग दोबारा उसकी फॉर्म में दोबारा नहीं रख सकते। आइस मेल्ट हो गई, इसको वापस आप शेप में ला सकते हो ना, बर्फ़ बना सकते हो उसी पानी को इकट्ठा करके। सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। तो ऊपर दो और डायग्राम्स थी, आप उसको देखो और फिर उसकी एग्जांपल्स लिखो, और इसी तरह से आपके पेपर में भी एग्जांपल्स आएंगी या पिक्चर्स दी होंगी, तो आपको पता हो कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो इसलिए समझना ज़रूरी है, और बाकी कहीं से भी पेपर आ जाए आपको फिर आइडिया होगा कि ये करना कैसे है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट टू ऑक्सीजन, इसमें कोई भी चीज़ है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर मिलेगी, तो वो हमें क्या बना के दे रही है, ऑक्साइड बना के दे रही है। तो पहली फिल इन द ब्लैंक्स आपके यहाँ से भी कुछ भी पूछा जा सकता है कि जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें क्या बना के देगा, वो हमें ऑक्साइड बना के देगा, ठीक है। जिसमें कंबुजन, रस्टिंग, टर्निशिंग आर ए गुड एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबुजन क्या होता है, जलना। रस्टिंग क्या होता है, जंग लग जाना। टर्निशिंग भी जंग लगता है, लेकिन उनका कलर थोड़ा सा डल हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब भी एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो वो ऑक्साइड बन जाएगा। उन्होंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं। अब ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं को हम अभी डिस्कस करते हैं कि कंबुशन क्या है, रस्टिंग क्या है और टर्निशिंग क्या है। तो पहले पढ़ते हैं कंबुजन क्या है। इज़ अनदर नेम फॉर बर्निंग, ये दूसरा नाम है किसका, बर्निंग का, यानी कि जलने का। व्हेन अ फ्यूल बर्न, जब हम एक फ्यूल को जलाते हैं, वो किससे रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है हवा में, एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट और लाइट एनर्जी। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है कि क्या होगा जब अगर हम फ्यूल को बर्न करेंगे, तो क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ इन द एयर, हवा में ऑक्सीजन होती है ना, तो हवा में वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या निकालेगा, हीट भी निकाल रहा है। यानी कि अगर आग लग गई है तो आग से रोशनी भी निकल रही है और गर्मी भी निकल रही है, राइट। तो हीट भी एंड लाइट भी। तो ये था जब हम एक फ्यूल को बर्न करेंगे। सो फ्यूल पहले ऑक्सीडेशन था, ठीक है। फिर जब हम वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गए तो वो हमें क्या बना के दे रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। इसीलिए आगे लिखा हुआ है द फ्यूल बिकम ऑक्साइड, फॉर्मिंग एन ऑक्साइड। वो क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीडाइज लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। फ्यूल, जैसे कि अब फ्यूल क्या, उन्होंने एग्जांपल दी है, एक लकड़ी फ्यूल है, कॉयल फ्यूल है, ऑयल फ्यूल है, एंड मीथेन जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक फ्यूल है। अब जैसे कि अगर हम गैस ऑन करते हैं तो उसमें से गैस की आवाज़ आती है, जैसे ही हम उसमें माचिस लगाएंगे आग भी निकलेगी, रोशनी भी एक है आग की और एक हीट भी है। तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर फिर वो आग चलती है, तो ये ऑक्सीडेशन से ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। बर्न वेल, अब उन्होंने एग्जांपल दिया कि फ्यूल जैसे कि ये लकड़ी है, कोयला है, ऑयल है, मीथेन है, ये बहुत अच्छे से जलता है, बहुत जल्दी जलता है और अच्छे से जलता है। क्यों अच्छे से जलता है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन के और कार्बन के, दो चीज़ें अटैच होती हैं। याद रखिएगा, इनमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलेगा तो ये बनाएंगे हाइड्रोकार्बन,
ठीक है। ड्यूरिंग बर्निंग जब भी कोई चीज़ जल रही होती है, हाइड्रोजन और कार्बन आपस में जुड़ते हैं ऑक्सीजन के साथ और वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगेन ये देख लो, हाइड्रोकार्बन कहाँ से बन रहा है, उसमें एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, क्योंकि वो अच्छे से चीज़ें जलती हैं तो उसमें क्यों जलती हैं, क्योंकि उसमें वो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन। जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलेंगे तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन जब अब चीज़ जल रही है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है, तो वो हवा में क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब वो उससे अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, तो हमारा रिज़ल्ट क्या निकलेगा, हमारा रिज़ल्ट निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। इसी से नीचे उन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है, फ्यूल को हम ऑक्सीजन से मिलाएंगे। अब फ्यूल हमारे पास क्या था, ये लकड़ी, कोयला, ये सारा कुछ फ्यूल है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन भी एक तरह से उन्होंने फ्यूल की तरह यूज़ किया है। सो फ्यूल को और ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो हमारा रिज़ल्ट क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सो ये इक्वेशंस याद हो आपको, एक कंबुजन की इक्वेशन एक्सप्लेन करो तो आपको पता हो कि कैसे निकला, क्या इस्तेमाल किया, ठीक है। दूसरी चीज़, ये पेपर्स में बार बार आ चुका है कि जब भी हम कोई चीज़ बर्न करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आग जलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब भी हम आग जलाते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होना इम्पॉर्टेंट है जिससे आग चलती है। तो दीज आर द 3 थिंग्स। पहली हमारे पास है ऑक्सीजन या फिर हवा। ऑक्सीजन होगी, हवा होगी तो आग चलेगी, अदरवाइज़ नहीं। अभी ऊपर पढ़ के आए ना कि वो सब कुछ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, तो ये होना लाजमी है। दूसरा हमारे पास हीट होनी, आग चलेगी तो बर्न, जब भी कोई चीज़ होगी हीट आएगी। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्यूल। फ्यूल हमारे पास क्या क्या है, लकड़ी भी हो, गैस भी हो, ये सारा कुछ फ्यूल ही है, ठीक है। तो ये होगा तो आग जलेगी, तब अदरवाइज़ नहीं जलेगी। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास होने के लिए, किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए। सो ये डायग्राम आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद हाँ, बस यही लिखा हुआ है कि 3 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर बर्निंग, और अदरवाइज़ आग रिमूव हो जाएगी। अ फायर कैन बी पुट आउट बाय रिमूविंग एनी वन ऑफ दीज, मतलब आग ख़त्म हो जाएगी, आग बुझ जाएगी अगर हम इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ को निकाल लेंगे या ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो एग्जांपल थी ऑक्सीडेशन की, नेक्स्ट जो कि है रस्टिंग। रस्टिंग होता है जंग लगना किसी भी चीज़ को। सो रस्टिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ करूयन। ये किसकी फॉर्म है, करूयन की फॉर्म है। अ मेटल करूड व्हेनेवर, किसी भी जंग लगना इसका मतलब, ठीक है। किसी भी मेटल को जंग तब लगता है जब हम उस पर क्या लगाते हैं, कोई केमिकल। जैसे कि अब हमारे पास अगर लोहे का दरवाज़ा है तो उस पर हम अगर पानी गिराएंगे तो अगर आप 1 महीने बाद या हफ्ते बाद देखोगे तो उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कहलाता है करूयन या फिर रस्टिंग। फिर चाहे उसमें जब हम दरवाज़े पे पानी गिरा रहे हैं ना, तो हवा में क्या है, ऑक्सीजन ऐड है, तो वो पानी के साथ जब ऑक्सीजन या एयर ऐड होगी तो फिर जंग लगेगा। और एसिड अटैक्स इट्स सरफेस आयरन करूड बाय बिकमिंग रस्टी। सो वो जो आयरन था वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, रस्ट होना शुरू हो जाएगा। व्हेन इट रस्ट, जब उसको जंग लग जाएगा, आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। आयरन जो था हमारा, लोहा जो था, मेटल, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया। अब वो हमें एक नया कलर दे रहा है, जिसको उन्होंने कहा है रेडिश ब्राउन कंपाउंड, जिसको आयरन ऑक्साइड कहा गया। अब आप यहाँ देखो, ये दरवाज़ा है, दरवाजे पे कौन सा कलर हमें नज़र आ रहा है, रेडिश ब्राउन कलर का। रेड भी शेप है और ब्राउन भी है, तो अब ये हम इसको बोलेंगे कि ये कलर है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब याद रखना, रेडिश ब्राउन को हम आयरन ऑक्साइड भी कह रहे हैं। शुरू में हम पढ़ के आए थे कि जब भी ऑक्सीजन ऐड होगी किसी भी सब्सटेंस के साथ, वो ऑक्साइड बन जाएगी, तो इसीलिए इसको आयरन ऑक्साइड कहा गया है, ठीक है। तो सेम इसी लाइन की उन्होंने आगे एग्जाम्पल भी दी हुई है, इक्वेशन भी दी हुई है। जैसे आयरन है, आयरन में हमने ऑक्सीजन हवा में थी, पानी भी लगाया, तीनों चीज़ों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास आयरन ऑक्साइड निकल के आएगा, जैसे कि हाइड्रेटेड जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपने अच्छे से याद करनी है। सो द एक्सपेरिमेंट शो द डायग्राम द बोथ एयर, ऑक्सीजन एंड वाटर आर नीडेड फॉर द रस्टिंग टू हैपन। अच्छा, एक सवाल आपका यहाँ से आएगा कि कौन सी चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है जिससे जंग लग सकता है, ठीक है। तो आपके पास, आपको जवाब पता हो कि कौन सी चीज़ है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास 4 कंटेनर्स हैं, ठीक है। एक में सिर्फ खाली हवा है, दूसरे में पानी भी है और हवा भी है, तीसरे में सिर्फ उबला हुआ पानी है या फिर उन्होंने ऑयल कह दिया, फिर अगले में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्राई एयर है, ठीक है। तो अब जो जंग है वो कहाँ लगेगा, जहाँ पे पानी भी होगा, जहाँ पे एयर भी होगी, तो मतलब जंग हमारी सेकंड वाली में लगेगा। तो ये याद रखना कि जब भी जंग लगेगा, रस्ट होगा, तो उसके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, एयर जिसमें ऑक्सीजन भी है और वाटर। एयर और वाटर दोनों होगा तो जंग उसमें लगेगा, अदरवाइज़ और किसी में भी जंग नहीं लगेगा, ठीक है। स्टील इज़ मेड फ्रॉम आयरन, ये साइड बॉक्स पढ़ा रही हूँ। स्टील इज़ मेड फ्रॉम आयरन, स्टील आयरन से बना होता है, सो इसलिए इट कैन आल्सो बिकम रस्टी। तो स्टील भी
रस्ट हो सकता है, स्टील को भी जंग लग सकता है, ठीक है। तो इसी से ये हमारी एक टेस्ट योरसेल्फ यहाँ पे ख़त्म हुई है, दूसरी है, सॉरी पहली तो हो गई। तो अब आप लोग टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन देखो, आपको समझ आ जाएगी अगर आपको ऊपर समझ आई है जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट आखिरी जो इसकी एग्जाम्पल थी जो वो थी टर्निशिंग। ये भी रस्टिंग की तरह ही होती है, ये भी लेयर है पेरुवियन की ही, जंग की ही, सिमिलर है रस्ट की तरह, ठीक है। जैसे कि रस्टिंग था, टर्निशिंग इज काज्ड बाय ऑक्सीडेशन। ये किससे काज होता है? ऑक्सीडेशन से काज होता है, जो ऊपर हमने पढ़ा है। कोई भी सब्सटेंस है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्सीडाइज बन जाएगा। तो ये भी मेटल की सरफेस में लगता है जाके। मेटल, जैसे कि मेटल हमारे पास कौन कौन से हैं? एल्युमिनियम है, ब्रास है, कॉपर, सिल्वर, टार्निश इजीली। ये जो मेटल की चीज़ें हैं ये इनमें जंग इजीली लग जाएगा या लग सकता है व्हेन दे बिकम इनटू कांटेक्ट विद केमिकल इन द एयर। कब लगेगा जंग? जब ये कोई किसी केमिकल क्या है? वाटर और हवा के साथ कोई भी मिक्स होगा। जैसे हम फोग, ये हमारे पास कांटे भी हैं, चम्मचेस भी हैं, चम्मच है और नाइफ़ वगैरह भी हैं, ठीक है। जब हम इनको धोते हैं और इनको धो के एक जगह पे ही रखते जाते तो जो एंड वाले होते हैं चम्मच वगैरह, अगर आप उनको देखो तो उन पे हल्का हल्का जंग वगैरह लगा होगा, वो टार्निशिंग कहलाएगा। क्योंकि उसमें एक तो गीलापन भी है, ऊपर वाली चमचों का पानी भी उसके ऊपर जा रहा है, हवा भी है, ऑक्सीजन भी है, तो वो टार्निशिंग होगा, ठीक है। सो जब वो केमिकल उस पर काज हो जाएगा, वो मेटल पे जंग लगना शुरू हो जाएगा, तो वो अपनी जो चमक थी वो खो देगा एंड इट स्लोली ईटन अवे एंड वीकन, और फिर वो चमक जो है पहले से कमज़ोर होता चला जाएगा, ठीक है। सेम इसकी भी एक इक्वेशन है कि हमारे पास मेटल है, वो कोई भी सिल्वर है, कोई भी चीज़ है, उसमें हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, और जिसको हम सिल्वर ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। टर्निशिंग इज़ अ लेयर ऑफ डिसकलरेशन। टर्निशिंग क्या है कि हमारा जो कलर है वो ख़राब हो जाता है, किसी भी चीज़ का डिसकलर हो जाता है, जिससे किसकी वजह से होता है? वजूहत क्या है? ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डैट इज़ प्रिवेंटिंग करूयन। प्रिवेंट मतलब बचाना, करूयन मतलब जंग से हम किसी भी चीज़ को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। मेटल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम करूयन बाय बीइंग गिविंग अ कोटिंग विच प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट वाटर एंड केमिकल इन द एयर। हम किसी भी मेटल की चीज़ पे कोटिंग करेंगे जिससे वो हवा और पानी जो लग रहा है, जिससे जंग लग रहा है, वो लगने से बच जाएगा। सो अब कौन कौन से तरीके उन्होंने बताए हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहला तरीका, अब जैसे ज्वेलरी है वो भी मेटल से बनी होती है ना हमारी, अब उस पर जंग क्यों नहीं लगता? हम लोग पूरा साल, काफ़ी 10 सालों से लोगों ने ज्वेलरी पहन के रखी होती है, उस पर जंग क्यों नहीं लगता? क्योंकि उस पर कोटिंग हुई होती है। किस चीज़ की कोटिंग हुई होती है? अगर हमने सोना पहना हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, उस सोने पे अब हम हाथ मुंह धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो पानी लग रहा है, एयर भी है, ऑक्सीजन भी है, बट उस पर जंग क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उस पर गोल्ड की कोटिंग हुई होती है। अब जैसे उन्होंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया कि ज्वेलरी इज़ ऑफन कोटेड विद दिस थिन लेयर ऑफ गोल्ड इन प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अब उस पर जो ज्वेलरी होती है उस पर गोल्ड की प्लेटिंग की होती है ऊपर, उसको हम कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें सोना कम होता है। अगर आप सोने की सिर्फ ऊपर एक लेयर होती है और उसके नीचे सारा का सारा मेटल होता है, इसीलिए वो सोना जो है बच जाता है जंग लगने से। सेम से बाईसाइकिल और साइकिल्स में चेन होती है, तो वो चेन पे भी जंग लगता है अगर हम उसको कोई ग्रीस या ऑयल ना लगाएं। तो ग्रीस और ऑयल लगाने से एक तो वो जो चेन है वो साइकिल जो है वो एक स्पीड से चलेगी, दूसरा वो उसको जंग लगने से वो बच जाएगी। इसीलिए ये एक कोटिंग है ऑयल और ग्रीस की। तो उन्होंने इसकी एक एग्जांपल दे दी है। थर्ड एग्जांपल उसने दे दिया कि अब मेटल की कोई भी टेबल है या कोई भी चेयर होगी, हम पार्क वगैरह में जाते हैं, उस पर भी जंग लगा होता है काफ़ी चेयर्स पे। अगर उससे हमें जंग से बचाना है तो हम क्या करेंगे? हम उस पर पेंट कर देंगे तो वो रस्टिंग से बच जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे टेस्ट योरसेल्फ है, ये आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। डिड यू नो मैं पढ़ा देती हूँ। समटाइम्स ऑफ फंजाई आर मिस्टेकन फॉर रस्ट। कभी कभी जो है जो फंगस होती है, फंजाई होता है, वो भी रस्ट की तरह ही होता है, बिकॉज दे आर सिमिलर टू रस्ट। वो कभी कभी जो है रस्ट के ऊपर भी लग जाता है, मतलब जंग के ऊपर फंगस लग जाती है ग्रीन ग्रीन जो है, क्योंकि वो बिल्कुल रस्ट की तरह होती है। रस्ट इन कलर उनका सेम कलर होता है एंड दे कैन ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मतलब जहाँ पे अगर रस्ट लगना था वहाँ पे अब फंगस लग रही है, फंजाई लग रहा है उसका, तो मतलब ग्रीन ग्रीन जो होता है ना फंगस, वो लग जाता है। मतलब क्योंकि वो सेम होता है, सिमिलर होता है, तो हमें लगता है कि ये रस्ट है, बट वो रस्ट नहीं होता, वो फंगस भी होता है। तो कभी कभी ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो ये था आपका आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।